अगर कोई आपसे कहे कि एक घर में ऐसा फोन है जो 20 सालों से नहीं बजा, लेकिन आज भी हर रात उसे चार्ज किया जाता है, हर सुबह देखा जाता है, क्योंकि उस घर को यकीन है एक दिन वो कॉल जरूर आएगी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये है इंतजार की सजा और एक लड़की की गुमशुदगी जिसने पूरा परिवार वक्त में कैद कर दिया। ये कहानी है एक फोन कॉल के इंतजार की। ये कहानी है केरल के कोच्चि शहर की, एक साधारण से घर की जहां आज भी एक लैंडलाइन फोन रखा हुआ है। वही पुराना भारी भरकम फोन जिसकी घंटी 20 सालों से नहीं बजी है। आज के दौर में जब मोबाइल फोन हर हाथ में है, जब वीडियो कॉल पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, उस दौर में ये परिवार आज भी उस लैंडलाइन को कटवाने से इनकार करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जिस दिन उस फोन की घंटी बजेगी, उस दिन उनकी 20 साल की पीड़ा खत्म हो जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। नाम था स्मिता। केरल की रहने वाली, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, अपने परिवार की लाडली। घर वाले उसके लिए एक अच्छा लड़का देखते हैं। लड़के का नाम एंथनी। एंथनी कोच्चि का रहने वाला था, पेशे से मरीन इंजीनियर, और उस वक्त दुबई में नौकरी करता था। अच्छी तनख्वाह, सम्मानजनक नौकरी और एक सुरक्षित भविष्य। दोनों परिवार बैठते हैं, बातचीत होती है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर शादी तय हो जाती है। शादी के कुछ दिन का साथ, कुछ दिन की मुस्कानें, कुछ दिन के सपने। साल 2005। मोबाइल फोन आम तो थे, लेकिन हर किसी के पास नहीं। व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम, इन सब का नामो निशान नहीं था। रिश्ते उस वक्त खतों और इंतजार पर चलते थे। शादी के कुछ समय बाद एंथनी वापस दुबई चला जाता है। जाते जाते वादा करता है, जल्दी तुम्हारा वीजा लगवा लूंगा, तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। स्मिता पीछे रह जाती है। ससुराल, मायका और बीच में एक लंबा इंतजार, खतों का सिलसिला। स्मिता का दिन खत लिखने से शुरू होता और खत लिखने पर ही खत्म होता। वो एंथनी को लिखती, आज क्या खाया, आज ऑफिस में क्या हुआ, किससे बात हुई, किससे बहस हो गई, आज किस ऑटो से घर आई, और हर खत के आखिर में एक ही लाइन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। 4 महीने तक यह सिलसिला चलता रहता है। 4 महीने बाद खुशखबरी आती है। पहले पासपोर्ट बनता है, फिर यूएई का वीजा लगता है। 55 दिनों का वीजा। स्मिता के लिए यह सिर्फ वीजा नहीं था, यह था एक नई जिंदगी का टिकट। 1 सितंबर 2005 स्मिता दुबई पहुंचती है। एयरपोर्ट पर एंथनी उसे लेने आता है। दोनों खुश हैं, नई शुरुआत का जोश है, लेकिन किसे पता था कि यह शुरुआत इतनी जल्दी एक खौफनाक अंत की तरफ बढ़ जाएगी। तीसरा दिन, 3 सितंबर 2005, और यहीं से ये कहानी एक ऐसी दिशा में मुड़ती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं। एक शिकायत। 3 सितंबर 2005 को एंथनी दुबई में स्थित भारतीय कॉन्सुलेट पहुंचता है। वहां जाकर वो एक शिकायत दर्ज कराता है। वो कहता है, मेरी पत्नी स्मिता 2 दिन पहले ही दुबई आई थी। आज सुबह वो अचानक घर से गायब हो गई है। सिर्फ गायब ही नहीं, एंथनी आगे कहता है, वो घर में एक चिट्ठी छोड़कर गई है। वो एक लाइन का लेटर। एंथनी कॉन्सुलेट को एक कागज दिखाता है। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अपनी मर्जी से जिससे मैं प्यार करती हूं उसके साथ जा रही हूं, बस। न किसी का नाम, न कोई वजह, न कोई तारीख, सिर्फ एक लाइन। भारतीय कॉन्सुलेट ये मामला दुबई पुलिस को सौंप देता है। दुबई पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन स्मिता का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर केरल में स्मिता के परिवार को खबर मिलती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटी अचानक गायब, वो भी शादी के 2 दिन बाद। केरल पुलिस का इनकार। परिवार केरल पुलिस के पास जाता है, लेकिन जवाब मिलता है, घटना दुबई में हुई है, हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मतलब साफ था, केरल पुलिस हाथ खड़े कर देती है। साल बीतते गए, दिन, महीने और फिर साल। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। स्मिता का कोई पता नहीं, कोई फोन नहीं, कोई खत नहीं, कोई संदेश नहीं। करीब 10 साल बाद एंथनी केरल आता है और सीधे कोच्चि की एक अदालत में तलाक की अर्जी डाल देता है। वो कहता है, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है,
मेरे पास उसका लेटर है। मैं ऐसी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। अदालत कागज देखती है, लेटर देखती है और एंथनी को तलाक मिल जाता है। यहीं पर इस कहानी का पहला अध्याय खत्म होता है। लेकिन सच मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सवाल अब शुरू होते हैं। क्या वो लेटर सच था? क्या स्मिता सच में किसी प्रेमी के साथ गई? अगर गई तो 20 साल में एक फोन भी क्यों नहीं? और अगर नहीं गई तो फिर वो गई कहां? पिछले हिस्से में आपने सुना शादी के सिर्फ 2 दिन बाद स्मिता का अचानक गायब हो जाना, एक लाइन का रहस्यमय लेटर और फिर 10 साल बाद एंथनी द्वारा लिया गया तलाक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से असली सवालों का दौर शुरू होता है। स्मिता की मां हर सुबह उसी उम्मीद से जागती थी, शायद आज कोई खबर आए। हर शाम उसी डर के साथ ढलती थी, आज भी कुछ नहीं आया। घर में वही पुराना लैंडलाइन फोन रखा था। हर घंटी की आवाज पर दिल जोर से धड़कता था, लेकिन फोन कभी नहीं बजा। तलाक के कुछ महीनों बाद एंथनी दूसरी शादी कर लेता है और फिर केरल से निकलकर सीधे अमेरिका चला जाता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मरीन इंजीनियर की नौकरी, नई पत्नी, नई जिंदगी। इधर स्मिता का परिवार अब भी वहीं अटका हुआ था। 2005 में लगातार पुलिस से निराश होकर परिवार को सलाह मिलती है, मुख्यमंत्री से मिलिए। केरल के मुख्यमंत्री कोच्चि आने वाले होते हैं। स्मिता के पिता किसी तरह मुलाकात का समय लेते हैं। मुख्यमंत्री पूरी कहानी सुनते हैं और फिर वहीं बैठे बैठे राज्य के डीजीपी को बुलाकर एक वाक्य कहते हैं, इस मामले को गंभीरता से देखिए, बेटी को ढूंढना है। डीजीपी का आदेश क्राइम ब्रांच तक पहुंचता है। अब केस केरल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि घटना दुबई की, सबूत पुराने, गवाह बिखरे हुए। फिर भी क्राइम ब्रांच एक एक चीज खंगालना शुरू करती है। वही एक लाइन का लेटर। क्राइम ब्रांच के सामने फिर वही लेटर आता है, मैं अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ जा रही हूं। परिवार ने वो लेटर अब तक संभाल कर रखा था। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले इसी लेटर पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अगर ये लेटर फर्जी है तो पूरी कहानी बदल सकती है। लेटर फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। पहला सवाल, क्या यह स्मिता की लिखावट है? स्मिता के पुराने खत, डायरी, कागज सब जमा किए जाते हैं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जांच करता है और जो रिपोर्ट आती है वो चौंकाने वाली होती है। ये लिखावट स्मिता की नहीं है तो फिर किसकी है? अब सवाल उठता है, अगर स्मिता की नहीं तो किसकी? क्राइम ब्रांच दूसरा कदम उठाती है। एंथनी की हैंडराइटिंग के सैंपल मंगवाए जाते हैं। उसके पुराने फॉर्म, दस्तावेज, हस्ताक्षर सब फॉरेंसिक को दिए जाते हैं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय आती है, ये लिखावट एंथनी की लिखावट से काफी हद तक मेल खाती है। 100% नहीं, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मतलब साफ था, संभव है ये लेटर एंथनी ने ही लिखा हो। अगर ये सच है तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। अब क्राइम ब्रांच एक नया केस दर्ज करती है, फर्जी दस्तावेज, झूठी सूचना और स्मिता की गुमशुदगी में संभावित भूमिका। लेकिन समस्या ये थी कि एंथनी भारत में नहीं था, वो अमेरिका में था। क्राइम ब्रांच सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी, तो एक चाल चली गई। एंथनी के कुछ रिश्तेदारों से संपर्क किया गया। उसे कहा गया, घर में कोई जरूरी काम है, एक बार केरल आ जाओ। एंथनी 2015 में केरल पहुंचता है। एयरपोर्ट से निकलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ होती है, पूछताछ और टेस्ट। एंथनी हर आरोप से इनकार करता है, कहता है मुझे कुछ नहीं पता, स्मिता अपने प्रेमी के साथ गई थी। क्राइम ब्रांच उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट सब कराती है, लेकिन इन टेस्ट से भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। एंथनी करीब 80 दिन जेल में रहता है, फिर उसे जमानत मिल जाती है, लेकिन शर्त यह होती है वो देश छोड़कर नहीं जाएगा। अमेरिका की नौकरी यहीं रुक जाती है। क्राइम ब्रांच को लगता है जब लेटर फर्जी निकला तो दुबई में जांच दोबारा होनी चाहिए। दुबई अथॉरिटी से संपर्क किया जाता है। इधर स्मिता का परिवार हाईकोर्ट पहुंच जाता है। केरल हाईकोर्ट एक बड़ा फैसला देता है, यह मामला अब सीबीआई देखेगी। साल था 2016। अब केस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास था। अखबारों में तस्वीरें। हाईकोर्ट एक और आदेश देता है, दुबई में अखबारों में स्मिता की तस्वीरें छापी जाएं ताकि कोई पहचान सके। और तभी एक नई खबर। सीबीआई और दुबई पुलिस जब संपर्क में आती है तो एक पुरानी फाइल खुलती है। शारजाह से खबर आती है, साल 2006 में एक महिला की लाश मिली थी, पहचान नहीं हो सकी। उम्र और हुलिया स्मिता से मिलता है। यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। एक लाश,
एक मुर्दा घर और पहचान का सवाल। अब तक आपने सुना फर्जी लेटर, एंथनी की गिरफ्तारी और फिर केस का सीबीआई तक पहुंचना। लेकिन जो मोड़ अब आने वाला था वो इस कहानी को सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय रहस्य बना देने वाला था। सीबीआई जब दुबई पुलिस के संपर्क में आती है तो वहां की फाइलों में एक पुराना रिकॉर्ड सामने आता है। रिकॉर्ड साल 2006 का था। दुबई से लगभग 30 किलोमीटर दूर शारजा पुलिस बताती है, मार्च 2006 में एक महिला की लाश मिली थी। पहचान नहीं हो सकी। लाश को मुर्दा घर में सुरक्षित रखा गया। उम्र लगभग वही जो स्मिता की होती। ये खबर स्मिता के परिवार तक पहुंचती है। 20 सालों में पहली बार उन्हें लगता है शायद अब सच सामने आएगा। लेकिन उसी के साथ एक डर भी था। अगर वो लाश सच में हमारी बेटी की हुई तो? सीबीआई की मदद से स्मिता के माता-पिता दुबई पहुंचते हैं। वहां दुबई और शारजा पुलिस उन्हें मुर्दा घर ले जाती है। माता-पिता के सामने एक तस्वीर रखी जाती है, एक महिला की लाश। समय ने चेहरा बदल दिया था। शरीर पहचान में मुश्किल था। मां की आंखें तस्वीर पर टिक जाती हैं। कुछ पल की खामोशी, फिर वो कहती है, ये मेरी बेटी है। पिता भी धीरे से सिर हिलाते हैं। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। पुलिस साफ कहती है, सिर्फ तस्वीर देखकर कानूनी पहचान नहीं हो सकती। तय होता है डीएनए टेस्ट होगा। माता और पिता दोनों के डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल लैब भेजे जाते हैं। परिणाम का इंतजार शायद इस परिवार का सबसे लंबा इंतजार था। डीएनए रिपोर्ट आती है और जो लिखा होता है वो किसी को समझ नहीं आता। मां से आंशिक मेल, पिता से कोई मेल नहीं। मतलब ये न पूरी तरह स्मिता साबित हो रही थी, न पूरी तरह खारिज। दुबई पुलिस कहती है, हम 100% पुष्टि नहीं कर सकते कि ये लाश स्मिता की ही है। कानूनी तौर पर मामला वहीं अटक जाता है। माता पिता एक हफ्ते तक दुबई में रहते हैं। हर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ कैरल लौट आते हैं। उनके पास न बेटी न जवाब। एक और साल, एक और इंतजार। सीबीआई जांच जारी रखती है। साल दर साल बीतते जाते हैं। 2019 आता है। सीबीआई आखिरकार कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट में फर्जी लेटर, एंथनी की संदिग्ध भूमिका, झूठी जानकारी। एंथनी को आरोपी बताया जाता है, लेकिन स्मिता का सच? चार्जशीट में भी एक बात साफ थी, स्मिता का क्या हुआ ये अब भी साबित नहीं। न हत्या का सबूत, न जिंदा होने का। और तभी एक नया नाम। इतने सालों बाद केस में एक नया किरदार उभर कर सामने आता है। नाम जॉनसन, स्मिता का कजिन। जॉनसन सीबीआई को बताता है, जब स्मिता 2005 में दुबई पहुंची तब एंथनी के घर में एक और महिला रहती थी। उस महिला का नाम था दिव्यानी। दिव्यानी कौन थी? दिव्यानी केरल की रहने वाली थी। दुबई में नौकरी करती थी। वो एंथनी के साथ उसी घर में रहती थी। लिव इन नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक ही छत के नीचे। जॉनसन के मुताबिक जब स्मिता को यह बात पसंद नहीं आई, पति और दूसरी महिला एक साथ रह रहे थे। झगड़े शुरू हुए, तनाव बढ़ा। जॉनसन बताता है, 3 सितंबर 2005 को घर में जोरदार झगड़ा हुआ। आवाजें, हाथापाई। झगड़ा इतना बढ़ा कि किसी ने पुलिस बुला ली। दुबई पुलिस आती है। जॉनसन और दिव्यानी दोनों को हिरासत में लिया जाता है। कुछ दिन बाद जॉनसन को छोड़ा जाता है। दिव्यानी को डिपोर्ट करके केरल भेज दिया जाता है। और स्मिता उस रात के बाद कभी दिखाई नहीं दी। ये जानकारी सीबीआई के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि दिव्यानी आखिरी व्यक्ति थी जिसने स्मिता को जिंदा देखा था। दिव्यानी की तलाश। सीबीआई केरल पहुंचती है। दिव्यानी को ढूंढा जाता है। वो अपने घर पर ही मिल जाती है। दिव्यानी से पूछताछ होती है, फिर उसे हिरासत में लिया जाता है। दिव्यानी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान दर्ज होता है। दिव्यानी कहती है,
3 सितंबर को जब मैं ऑफिस से लौटी, मैंने देखा स्मिता और एंथनी झगड़ रहे थे। वो आगे कहती है, स्मिता के माथे से खून बह रहा था। उसके मुताबिक वहां 2 और लोग भी थे। और फिर दिव्यानी कहती है, मैं डर गई और वहां से चली गई। उसके बाद स्मिता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सीबीआई को अब पूरा भरोसा हो जाता है। दिव्यानी बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो सब कुछ बता नहीं रही। अगला कदम, टेस्ट। सीबीआई फैसला करती है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और वॉइस टेस्ट। वॉइस टेस्ट के लिए दिव्यानी को अहमदाबाद ले जाया जाना था। सीबीआई की टीम उसे लेकर ट्रेन से रवाना होती है। यहीं पर यह कहानी एक बार फिर खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। अब तक आपने सुना दिव्यानी का बयान, 3 सितंबर की रात का जिक्र और सीबीआई का ये यकीन कि वो बहुत कुछ जानती है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीबीआई की टीम दिव्यानी को लेकर कोच्चि से अहमदाबाद के लिए ट्रेन अहमदाबाद से कुछ घंटे पहले थी। दिव्यानी सीबीआई अफसरों से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। महिला अफसर उसे साथ ले जाती हैं। और फिर कुछ मिनट बीतते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट। दिव्यानी बाहर नहीं आती। महिला अफसर दरवाजा खटखटाती है, कोई जवाब नहीं। दरवाजा तोड़ा जाता है। दिव्यानी अंदर बेहोश पड़ी होती है। तुरंत ट्रेन रुकवाई जाती है। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जहर खाने से मौत। मतलब साफ था, दिव्यानी ने आत्महत्या की। सच क्यों चुप हो गया? सबसे बड़ा सवाल, दिव्यानी ने आत्महत्या क्यों की? वो जानती थी कि वो सिर्फ गवाह है, तो डर किस बात का था? दिव्यानी की मौत के बाद सीबीआई उसके पहले से किए गए टेस्ट की रिपोर्टें देखती है, एक्सपर्ट्स की राय। दिव्यानी स्मिता की गुमशुदगी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानती थी, लेकिन वो सच अब कभी सामने नहीं आएगा। इसी दौरान शारजा से एक और जानकारी आती है। शारजा पुलिस बताती है, जिस लाश की बात हो रही है उसकी मौत 3 मार्च 2006 को हुई थी और पोस्टमार्टम के अनुसार मौत प्राकृतिक थी। अब जरा ध्यान दीजिए, स्मिता गायब हुई 3 सितंबर 2005। शारजा की लाश की मौत 3 मार्च 2006। मतलब स्मिता गायब होने के बाद कम से कम 6 महीने जिंदा थी। तो फिर वो कहां थी? अगर वो लाश वाकई स्मिता की थी, तो वो 6 महीने किसके साथ थी? किस हाल में थी? किसने छोड़ा? और अगर वो लाश स्मिता की नहीं थी, तो स्मिता कहां गई? हत्या में ही तो क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है, न हत्या, न चोट, न जबरदस्ती। मौत प्राकृतिक थी। ये रिपोर्ट पूरे केस को उलझा देती है। सीबीआई अब एक अजीब स्थिति में थी। हत्या साबित नहीं, लाश कंफर्म नहीं, गवाह मर चुकी। केस कमजोर होता जा रहा था। और इधर परिवार। स्मिता के घर में सब कुछ वहीं का वहीं था। वही लैंडलाइन फोन, वही इंतजार। इसी इंतजार में स्मिता के पिता बीमार पड़ते हैं और फिर आखिरी सांस लेते हैं। पिता आखिरी सांस तक यही कहते रहे, फोन मत कटवाना, स्मिता कॉल करेगी। अब घर में मां, बड़ी बहन और जीजा, तीनों उसी उम्मीद के सहारे जिंदा हैं। सीबीआई आखिरकार कोर्ट में अपनी दलीलें रखती है। साल दर साल सुनवाई चलती रहती है। एंथनी जमानत पर बाहर था, न देश छोड़ सकता था, न अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकता था। साल 2024, करीब 19 साल बाद अदालत फैसला सुनाने वाली थी। पूरा केरल इस फैसले की तरफ देख रहा था। यहीं पर यह कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। 19 साल, एक पूरा जीवन इंतजार में निकल गया। और फिर वो दिन आया जिस दिन अदालत को यह तय करना था कि इस कहानी का कानूनी अंत क्या होगा। 19 नवंबर 2024, केरल हाई कोर्ट। कोर्ट रूम में सीबीआई, वकील, पत्रकार और स्मिता का परिवार, सभी की निगाहें जज की कुर्सी पर थीं, क्योंकि ये सिर्फ एंथनी का केस नहीं था, ये उम्मीद बनाम सबूत का मामला था। अदालत ने सबसे पहले एक बुनियादी सवाल उठाया, क्या यह साबित हो पाया है कि स्मिता की हत्या हुई? जवाब,
नहीं, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, कोई हत्या के निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राकृतिक मृत्यु बताती है। दूसरा सवाल, वो लेटर। कोर्ट ने कहा, यह माना गया कि लेटर स्मिता की लिखावट में नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि वो लेटर कई हाथों से होकर गुजरा। अदालत का निष्कर्ष, यह साबित नहीं किया जा सका कि लेटर एंथनी ने ही लिखा। संभावना थी, लेकिन सबूत नहीं, और अदालत संभावनाओं पर सजा नहीं देती। तीसरा सवाल, शारजाह की लाश। कोर्ट ने कहा, डीएनए रिपोर्ट निर्णायक नहीं, पिता से मेल नहीं, मौत प्राकृतिक। अदालत का मानना, अगर ये स्मिता थी भी तो उसकी मौत हत्या नहीं थी। दिव्यानी का मामला। दिव्यानी के बयान पर कोर्ट ने कहा, बयान महत्वपूर्ण है, लेकिन बयान देने वाली अब जीवित नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन संभव नहीं, इसीलिए कानूनी तौर पर उस बयान की सीमित वैल्यू है। लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग। कोर्ट ने साफ कहा, इन टेस्टों को केवल सहायक साक्ष्य माना जा सकता है, निर्णायक नहीं, और एक्सपर्ट राय के अनुसार इन टेस्टों से एंथनी की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती। अंतिम निष्कर्ष। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने कहा, सीबीआई ये साबित नहीं कर पाई कि स्मिता की गुमशुदगी या संभावित मृत्यु के पीछे एंथनी का हाथ था। एंथनी को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। करीब 20 साल बाद एंथनी 2015 से जमानत पर था। उस पर शर्त थी, देश छोड़कर नहीं जा सकता। अब वो शर्त हट गई। वो चाहे तो अमेरिका जा सकता है, नई जिंदगी शुरू कर सकता है। कानून ने उसे आजाद कर दिया। लेकिन स्मिता का परिवार। अदालत का फैसला परिवार के लिए न तो जीत था न हार, ये था एक खालीपन। मां अब भी वही सवाल पूछती है कि अगर मेरी बेटी मरी है तो वो कहां है, और अगर जिंदा है तो उसने फोन क्यों नहीं किया। वो प्रेमी जो कभी मिला ही नहीं। अगर लेटर सच था तो वो प्रेमी कौन था। 20 साल में उसका कोई नाम, कोई चेहरा, कोई सुराग कभी सामने नहीं आया, जैसे वो कभी था ही नहीं। इस केस की सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि कानून को जवाब चाहिए, परिवार को सुकून, और दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। आज भी कोच्चि के उस घर में वही पुराना लैंडलाइन फोन रखा है। अब मोबाइल हैं, नंबर बदल चुके हैं, लेकिन स्मिता को बस एक ही नंबर याद था। 20 साल, 2 दशक, हजारों सुबहें, हजारों रातें। हर बार फोन की तरफ देखा गया, हर बार उम्मीद टूटी। पिता मरते समय बस यही कह गए, फोन मत हटाना, वो कॉल करेगी। आज पिता नहीं है, लेकिन फोन है। कानून ने अपना फैसला सुना दिया, केस बंद हो गया, फाइलें अलमारी में चली गईं। लेकिन उस घर में आज भी हर रात फोन वहीं रखा जाता है, क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो उसने फोन क्यों नहीं किया, और अगर वो नहीं है तो वो कहां है। शायद कुछ कहानियां अदालत में नहीं, इंतजार में खत्म होती हैं। अगर ये कहानी आपका सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस सवाल से रूबरू हों। और ऐसे ही सच्चे, भावनात्मक और अनसुने केस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्राइम नहीं सुनाते, हम इंतजार की कीमत सुनाते हैं।